राम राम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर के चतुर्भुज का नियम कहता है वही वाली बात, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत, अब मैं ले लेता हूं P, कुछ भी नाम ले दो, और ये ले लो Q। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिशों को, ये एंगल ले लो अल्फा, मैं अल्फा ले लेता हूँ। अब 60 डिग्री 30 डिग्री इस प्रकार से नहीं लूँगा। ये वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, फोर्स हो सकते हैं, एक्सेलरेशन हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकते हैं, मतलब ये सदिश कुछ भी हो सकते हैं, वेग, संवेग, कुछ भी जो सदिश राशि हो। यदि किसी बिंदु पर, अब इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक बार सुनना। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को बताएगा। ठीक है, क्या क्या बातें आई? यदि किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिशों को, समझ में आया समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं समझ में आती। आसन्न भुजाएं क्या होती है? आसन्न भुजाएं द्वारा निरूपित किया जाए तो आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करेगा। देखो, अब सबसे पहले तो जिसको ये नहीं पता हो कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बंद हो चतुर्भुज कहलाती है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। अगर ये सीधी खींच दो तो इसको, ये भी चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये भी चतुर्भुज है, सब चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समानांतर हो। मतलब ये भुजा ऐसी है और एक भुजा ऐसी है, तो इसके सामने की भुजा मतलब ये बिल्कुल इसके समांतर हो, और इसके सामने की भुजा ये मतलब ये बिल्कुल इसके समांतर हो। इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सामने की भुजाएं तो बराबर होगी। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, वो समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज हमें समझ में आ गया। ये देखो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? अब ये क्या कह रहा है मुझे, समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि किसी बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए। अब एक समानांतर चतुर्भुज मैं बना लेता हूं। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। अब देखो, आसन्न भुजाएं किन्हें कहते हैं? आसन्न भुजाएं वो होती है जिनमें एक बिंदु कॉमन होता है। तो 1 और 4 में ये पॉइंट कॉमन है, तो 1 और 4 आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, 1 और 2 में ये पॉइंट कॉमन है, तो 1 और 2 आसन्न भुजाएं हैं। 2 और 3 में ये पॉइंट कॉमन है, तो 2 और 3 क्या है? मेरी आसन्न भुजाएं हैं। 3 और 4 में ये पॉइंट कॉमन है, तो 3 और 4 आसन्न भुजाएं हैं। क्या 4 और 2 में कोई पॉइंट कॉमन है क्या? इसके ये 2 पॉइंट रहे, इसके 2 पॉइंट नहीं रहे, तो ये आसन्न भुजाएं नहीं है, ये सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख, ऐसे 3 और 1 क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। अब लॉ ऑफ पॉलीगन में हम क्या पढ़ेंगे? अगर एक बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए। अब मैं समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बता रहा हूं, मतलब इनमें पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने बनाई एक वेक्टर मेरा P। ठीक है, दूसरा वेक्टर Q कहां से बनाऊंगा मैं? दूसरा वेक्टर Q मैं बनाऊंगा इधर से। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर Q सर आप यहां से भी तो बना सकते थे, बना सकता था, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे एक ही क्रम में बनाना है। उसने मुझे ये तो नहीं कहा ना समांतर चतुर्भुज में कि किन्हीं दो आसन्न भुजाओं एक ही क्रम में, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मेरा क्रम कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं आसन्न भुजाएं इस प्रकार से लूंगा कि ये सदिश मेरे दोनों एक ही बिंदु से निकलें। ठीक है, तो मैंने दो वेक्टर बना लिए P और Q। मैं इसकी लंबाई थोड़ी चेंज कर देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा P वेक्टर। ठीक है, अब देखो, पहला काम हो चुका। हमारी आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं हम समझ चुके। अब मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, सॉरी एक वेक्टर बनाया P,
दूसरा वेक्टर बनाया मैंने, जिस बिंदु से P निकला है उसी बिंदु से मैं Q को स्टार्ट करूंगा। दूसरा वेक्टर बनाया मैंने Q, ये वेक्टर Q। अब ये वही है, इसकी जो लंबाई है वही लंबाई इसकी है, और इसकी P की जो लंबाई है वही लंबाई P की है। मैं लंबाइयों को चेंज नहीं कर सकता, वो स्केल से जितनी आएगी उतनी रखनी है। ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। मैं इसे नहीं बदलूंगा। अब समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा मैंने दोनों सदिशों को निरूपित कर दिया। तो समांतर चतुर्भुज कहाँ बना, समांतर चतुर्भुज तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके समानांतर सामने वाली भुजा होना चाहिए। तो इस पॉइंट से मैं एक समांतर रेखा खींचूंगा, ठीक है, और इस पॉइंट से इसके समांतर रेखा खींचूंगा। ये जहां काटेगी ये मेरा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या है मेरा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो ए बी सी डी मेरा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसके दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण तो है ए सी और एक विकर्ण है बी डी या डी बी, ठीक है। तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर एक बिंदु पर कार्यरत दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो इनके कटान बिंदु से, इनका कटान बिंदु क्या है, ये इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, कौन सा विकर्ण गुजर रहा है कटान बिंदु से, AC, तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण कितना होगा, परिणामी सदिश P + Q, इसके परिमाण एवं इसकी दिशा को बताएगा। इसको दिशा को मैं थीटा बोल दूं, इसकी दिशा को बताएगा। मतलब जैसा त्रिभुज के नियम में हमने किया था वैसे ही अगर मैं प्रॉपर लंबाई से, अगर मैं P को बना दूं और प्रॉपर एंगल पर Q की लंबाई को बना दूं और एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, तो ये जो विकर्ण आएगा कटान बिंदु से गुजरने वाला, इसकी लंबाई को मेजर करूं और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड परिमाण मिल जाएगा, और ये एंगल मेजर करूं तो मुझे उसका कोण भी मिल जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या सर त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है तो अलग से क्यों बनाया हमने। देखो त्रिभुज का नियम क्या कहता था कि इन दो भुजाओं को, पहली बना दी मैंने P, दूसरी बना दी मैंने Q, एक ही क्रम में, एक ही क्रम में मतलब जहां पहला खत्म हुआ दूसरा वहां शुरू होगा, दूसरी बना दी Q। तो अगर मैं दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित करूं तो परिणामी सदिश क्या होगा मेरा, इनके जो तीसरी भुजा होगी विपरीत क्रम में, ये विपरीत क्रम, तो ये क्या होगा मेरा परिणामी सदिश R = P + Q, ठीक है। अब सर आप बोल रहे हो दोनों एक है, कैसे एक है, ये ऐसे एक है कि ये Q है, तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर को मैं अगर लंबाई और दिशा को चेंज ना करूं तो कहीं पर भी विस्थापित कर सकता हूं। तो ये भुजा इसके समानांतर है क्या, लंबाई में बराबर है क्या, तो इसको भी क्या मैं वेक्टर Q बोल सकता हूं क्या, Q बोल सकता हूं, Q बोल दिया। तो Q बोल दिया तो ये देखो त्रिभुज ABC, क्या यही वाला त्रिभुज बन रहा है क्या, ये भुजा P, ये भुजा P, ये भुजा Q, ये भुजा Q, तो ये तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, ये तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, परिणामी सदिश को बता रही है, परिणामी सदिश को बता रही है, परिणामी का कोण बता रहा है, परिणामी का कोण बता रहा है। आई बात समझ में। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, दो के बीच का कोण अल्फा, जो यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम एक ही बात है, उसमें कोई खासा अंतर नहीं है, कहने के लिए स्टेटमेंट अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिशों के त्रिभुज का नियम हमने पढ़ लिया। अब इसमें खास बात क्या है, आप नोट करो कि ये सिर्फ हमें किसी बिंदु पर कार्यरत केवल दो वेक्टर, केवल दो सदिशों का संयोजन देता है। अगर दो से अधिक वेक्टर होंगे तो ये कोई बात नहीं कहता है। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे कि दो से तीसरा निकालो, फिर रिजल्टेंट और अगला उसका रिजल्टेंट निकालो। ये केवल दो दो का ही एडिशन कराता है, ये केवल दो दो का ही एडिशन कराता है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम एवं त्रिभुज का नियम से हम एक बिंदु पर कार्यरत केवल दो सदिशों का संयोजन कर सकते हैं।